Hi everyone. Good evening. Good evening बेटा. How are you? सब कैसे हो? Good evening. Good evening everyone. I am also fine बेटा. तो बच्चा पार्टी लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे हम लोग? We were studying capacitor. Today we will start with combination of capacitors. Okay. Good evening बेटा. And Paki, your one answer is pending on forum. I will answer after the classes. Okay. Good evening. Good evening everyone. I am fine बेटा. चलो देन स्टार्ट किया जाए. फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना? ओके. टिल बट स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग, आई शुड वेट फॉर अ मिनट. इन यस्टरडेज मतलब इन प्रीवियस क्लास बेटा, जो पिछली क्लास हमारी हुई थी उस दिन हमने कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा था, मोस्टली अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सर प्लीज टेल कैपेसिटर फॉर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर. लास्ट 5 मिनट्स बेटा. इन लाइव लास्ट 5 मिनट्स आई विल एक्सप्लेन. ओके. बस मुझे उस समय आप एक बार पिंग कर देना फिर से कि सर डाउट टाइम स्टार्ट हो रहा है. ओके. ओके बेटा. तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ. अ, सबसे पहले बेटा हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. ओके. तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हम लोग दो टाइप के कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लेन करेंगे. वी विल एक्सप्लेन टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस, बेसिक कॉम्बिनेशन बेटा. द फर्स्ट वन इज series combination, exactly, and the second one is parallel combination. Okay. वन बाय वन बेटा हम दोनों को लेते हैं. पहले सीरीज को लेते हैं फिर पैरेलल को लेते हैं. इट इज नॉट क्वाइट डिफिकल्ट, बट आई सजेस्ट बेटा, नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम. दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट आई सजेस्ट कि आप थोड़ा सा ध्यान से इसके कॉम्बिनेशन को समझो, है ना? रट नहीं लेना है हमें, फॉर्मूले नहीं याद रख लेना है, सिर्फ हमें थोड़ा सा समझना है बेटा यहाँ पे. ठीक है ना? थोड़ा बहुत अगर हम समझ लेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है. तो आई एम टेलिंग यू फ्यू पॉइंट्स. ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट्स while solving series combination question बेटा, है ना? तो फर्स्ट पॉइंट इज in series combination. Let us assume beta we have two or three capacitors which are connected in series like this. Okay. It is connected with some battery, some source. किसी सोर्स के साथ लगा हुआ हो सकता है ना? आप चाहो तो ये मतलब आप बनाओ, अदरवाइज यू कैन इजिली लीव दिस, है ना? आप छोड़ भी सकते हो इसे. ठीक है. ध्यान से देखते हैं बेटा. अगर इस टर्मिनल को, if this side is connected with the positive terminal of battery and and this terminal is connected with the negative terminal of battery, then what will happen? Here you can see the positive charge will accumulate और यहाँ पे बेटा आपका नेगेटिव चार्ज आएगा. ये जो प्लेट होगा बेटा अगेन आपका पॉजिटिव वाला होगा और ये प्लेट क्या होगा बेटा आपका नेगेटिव का प्लेट होगा. आर यू अग्री विथ मी? क्या सभी अग्री करते हो इस बात को लेकर? ओके. देन आप हमेशा ध्यान देना बेटा, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, the negative plate of one capacitor is attached with, please tell how. हाउ बेटा, अभी जस्ट कैपेसिटर में क्या होता है, इक्वल और अपोजिट चार्जेस होती हैं. आप देख लो, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज चला है हमारा, पॉजिटिव प्लेट पे एक्यूमुलेट हो रहा होगा, सामने ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया बेटा. और ये चार्जेस आ कहाँ से रहे होंगे बेटा? इस नेगेटिव प्लेट से निकल कर आ रहे होंगे ये चार्जेस. ये नेगेटिव प्लेट से निकल कर आकर आपके पॉजिटिव प्लेट पे एक्यूमुलेट हो रहे होंगे. दैट्स व्हाई बेटा यहाँ पे मैंने बोला नेगेटिव चार्ज है सेकेंड कैपेसिटर के राइट साइड वाले प्लेट पे, और ऑटोमेटिकली उसके सामने पे हमारे पास पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा. यस अभी स्टक. बेटा क्या बहुत लोगों को मेरी आवाज नहीं आ पा रही है? प्रिया,
बेटा क्या बहुत लोगों को मेरी आवाज नहीं आ पा रही है? जिन्हें नहीं आ रही है बेटा प्लीज सिर्फ वो बता दें मुझे। ओके देन मैं स्टार्ट रखता हूँ बेटा, ठीक है ना। तो मैंने बोला बेटा यहाँ पे हमेशा अगर पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव साइड ऑफ अ प्लेट is connected with the positive plate of the second capacitor, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अगर कनेक्ट हुआ तो ऐसे कॉम्बिनेशन को आप क्या कहोगे बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन के नाम से जानोगे। और हमेशा यहाँ एक्सटर्नल सोर्स का ध्यान रखना, ये चीजें एक्सटर्नल सोर्स के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। मैं अलग अलग लाकर एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव नहीं लगा रहा, मैं सिंपल एक सोर्स के साथ इनको कंबाइन किए हुए। तो यहाँ पहला पॉइंट मैंने क्या बोल दिया आपको? पॉजिटिव प्लेट ऑफ one capacitor is connected with the negative plate of other capacitor. Now बेटा come to the next point, the second point. आप में से कुछ बच्चों ने बोला था और बिल्कुल सही आंसर दिया था बेटा, Q on the plates, Q on the capacitors is same. यहाँ पे जो हमारा Q होगा बेटा ये दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर सेम रहेगा आपका। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा डेल्टा वी नेट, जो यहाँ पे नेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस, इट इज बेसिकली सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूं, इट विल इजीली प्रोवाइड अस द नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, तीनों पॉइंट क्लियर है बेटा आप सभी को। तो अगेन आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम और इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। As we can see in the previous diagram, we have two capacitors. The first one having capacitance of C1 and the second one having the capacitance of C2. And the potential difference across them is delta V1 and delta V2. मान लेते हैं बेटा इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज डेल्टा V1, और यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा इसको हम लोग यहाँ डेल्टा V2 मान ले रहे हैं। नाउ वी नो दैट कि हमारे पास जो Q1 होगा, Q1 मींस चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर इज इक्वल टू Q2, और दोनों को हम Q अज्यूम कर सकते हैं, हम Q नेम दोनों को दे सकते हैं, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना। हाँ दिखा दूंगा बेटा मैं, 2 मिनट बस प्रीति, ओके 2 मिनट बेटा, इसको कंप्लीट करा दूं फिर दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट से आता बेटा, डेल्टा V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डेल्टा V1 plus delta V2. Now you can see बेटा what is this delta V equivalent? डेल्टा V equivalent को हम क्या लिख सकते हैं, है ना। तो चार्ज को अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से डिवाइड करूं क्या मुझे मिल जाएगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q डिवाइडेड बाई C equivalent. Here this delta V1 is Q divided by C1 and this delta V2 is Q divided by C2. So now beta remove these Q and you will get 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. I think everyone the points are quite clear. Everyone is these points are clear? तो आगे से क्या याद रखना है बेटा? This C equivalent is nothing but C1 C2 divided by C1 plus C2. अगर दो कैपेसिटर्स हैं तब तो आप आराम से ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, इट इज क्वाइट इजी। और जैसा आप बच्चों ने बोला था बेटा इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, जैसा हमने रेजिस्टेंस सर इक्विवेलेंट इज नेट ना, एग्जैक्टली बेटा एग्जैक्टली दिस इज नेट कैपेसिटेंस बेटा, ओके। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? जिसे प्रीवियस पेज देखना था प्लीज बेटा जल्दी से देख लो क्या छूटा हुआ था आपका। नाउ बेटा यहाँ से मैं आपको लेकर चलूंगा सेकंड एस्पेक्ट की तरफ, बट बिफोर गोइंग टू द सेकंड एस्पेक्ट आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन जो कि आप बहुत ही इजीली निकाल लोगे, है ना। मुझे पता है आप बहुत ही आराम से आंसर निकाल लोगे इनका,
ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं बेटा। नेक्स्ट एस्पेक्ट मैं आपको बताने जा रहा था यहाँ पे। These points on first page we have assumed, no beta, these are the conclusions. मतलब देखो, फर्स्ट से we identified that the combination is series और parallel, और दूसरा जो एस्पेक्ट था बेटा, ये हमारा ऑब्जर्वेशन था कि जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो चार्ज उनके ऊपर सेम आता है, एंड द थर्ड वन इज आल्सो ऑब्जर्वेशन। ये 3 पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट बेटा, अभिलाषा। बेटा इसके लिए प्लीज आप एक बार टेक्निकल सपोर्ट में बात कर सकते हो क्या? आपके पास अगर टेक्निकल सपोर्ट का बेटा ऑप्शन है तो प्लीज एक बार आप उसमें बात कर लो। ओके बेटा, तो मैं अब आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चल रहा हूँ। आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। द फर्स्ट एग्जांपल इज वेरी सिंपल, तो ऐसा मत समझ लेना गलती से कि ऐसा कोई एग्जांपल आपको दोबारा भी मिल जाएगा, है ना। तो इट इज वेरी सिंपल, ध्यान से देखना बस। नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, इस नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट। ओके, फर्स्ट पे जो फर्स्ट जो है बेटा हमारे पास, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सॉरी इसका कैपेसिटेंस मुझे दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराड। ओके, and the second one is 3 microfarad. We have to find q in the circuit. What is q? Charge flow in the circuit. Nothing beta, अन्वेषा आपने बहुत मिस नहीं किया है। We just read that the equivalent capacitance, if the capacitors are combined in series, then C equivalent is equal to C1 C2 divided by C1 plus C2, or you can say 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. Okay, exactly बेटा, ये आंसर बहुत ही जल्दी आना चाहिए था, एंड मैं यही होप भी कर रहा था। वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड अपूर्वा, बोथ ऑफ देम बेटा, बोथ ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी बेटा, इट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड, एंड इफ वी मल्टीप्लाई डेल्टा वी विथ दिस सी बेटा, वी विल गेट क्यू। The Q is equal to C equivalent multiplied by delta V, that is equal to 40 microcoulomb. 40 microcoulomb. I think everyone getting my point? हाँ बेटा, very good बेटा। यशी, समिका, everyone, you are doing very well बेटा। अब सभी का आंसर बिल्कुल सही था। ओके बेटा, तो now come to the second question. The second question is bit difficult, थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है बेटा, तो ध्यान देते हैं सेकंड क्वेश्चन को। This time we have 5 plates arranged like this. इस बार हमारे पास 5 प्लेट्स हैं बेटा, और इनको आपने इस तरह से अरेंज कर रखा है। देखो, इट मे बी पॉसिबल कि ड्यूरिंग फॉर्मिंग द डायग्राम मुझसे सिमेट्री का ध्यान न रखा गया हो, बट बेटा आप सिमेट्रिकल मानो इन सभी को, और सभी का क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा आप ए लेकर चलोगे। डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेट्स इज इक्वल टू डी। ऑल द प्लेट्स बेटा, इन सब प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस हमारे पास डी है, and we have to find beta equivalent capacitance in this case. Okay, इस साइड आपने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर रखा है बैटरी का, और इस साइड बेटा आपने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर रखा है। You have to find C equivalent in this case. Okay, try to find C equivalent. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस बेटा, इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं डिस्कस कर दूं तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग यू, है ना। मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ बेटा कि एक बार सुन लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे से कभी ऐसा क्वेश्चन मिला तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं जब इसके पॉजिटिव प्लेट को जोड़ रहा हूँ बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव साइड से जोड़ रहा हूँ, तो इस साइड में हमें पता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है बेटा वो आ गया होगा। क्या इस बात से हम अग्री कर पाएंगे? तो सामने ऑटोमेटिकली बेटा क्या यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव चार्जेस आगे होंगे क्या?
और ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है बेटा, इसमें और प्लेट्स में कोई सोर्स तो है नहीं, जिसका मतलब अगर मैंने यहाँ नेगेटिव टर्मिनल इस साइड नेगेटिव चार्जेस को माना है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस साइड में हमारे पास ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना। फिर इसके सामने बेटा नेगेटिव, इस साइड में ऑटोमेटिकली फिर से पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, अगेन बेटा यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ फिर से बेटा हमारे पास नेगेटिव। नाउ मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, आपको यहाँ पे बेटा एक कैपेसिटर दिख रहा है या चार कैपेसिटर्स दिख रहे हैं? हाउ मेनी कैपेसिटर्स यू आर सीइंग हियर? वी हैव 4 कैपेसिटर्स। ओके, आपको अभी भी 1 ही दिख रहा है, बट बेटा मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। नाउ वी हैव 4 प्लस माइनस कॉम्बिनेशंस, इट मींस वी हैव 4 कैपेसिटर्स एंड ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि अगर मैं इस कैपेसिटर को फर्स्ट कैपेसिटर मानता हूँ, इसको मैं सेकंड मानता हूँ, तो देखो फर्स्ट का नेगेटिव टर्मिनल सेकंड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, फर्स्ट का नेगेटिव साइड सेकंड के पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई वी कैन इजीली सी दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। और अगर ये सीरीज में है तो हम सभी जानते हैं आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, बता दो मुझे जल्दी से। एग्जैक्टली बेटा, मैं लिखता है यहाँ पे 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई c, एंड एज वी कैन सी बेटा दिस c इज एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d। नाउ आप यहाँ पे सीधे सीधे अप्लाई कर दोगे और आंसर लिख दोगे बेटा, इट इज 4d डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a। दिस वन इज द आंसर। मैंने कुछ लगता है गलत लिखा है क्या? हाँ, तो यहाँ से बेटा c इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? C equivalent is epsilon naught into A divided by 4D। एवरीवन, क्या बहुत मुश्किल था? किया जा सकता था या नहीं? C equivalent is basically C by 4 this time बेटा। क्या इस बात पे अग्री करते हो ना सब लोग? अगर मैं यहीं पे इसी तरह का n नंबर ऑफ प्लेट्स ले लेता तो व्हाट विल हैपन? क्या कितने कैपेसिटर्स मेरे बनते बेटा वैसे केस में? इफ वी हैव n नंबर ऑफ प्लेट्स देन हाउ मेनी कैपेसिटर्स यहाँ पे बनते हैं? थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है बेटा। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होते तो हमारे पास एग्जैक्टली अभिनव योर आंसर इज करेक्ट बेटा। व्हाट इज रिटन इन फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप में मैंने कुछ लिखा नहीं है बेटा, मैंने लिखा है 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4/c। ओके बेटा, अब अपूर्वा योर आंसर इज करेक्ट बेटा, ठीक है ना, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है बेटा। देखो जैसे यहाँ पे 5 प्लेट्स है तो हमारे पास कितने बने कैपेसिटेंस? 4। तो अगर अपने पास n नंबर ऑफ प्लेट्स होंगे तो क्या होगा बेटा? n माइनस 1 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होंगे, है ना। और n माइनस 1 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हुए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज c डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो मैं अब आगे इसे बढ़ाता हूँ, ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट पे लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा। गुंजन 5 प्लेट्स 4 कैपेसिटेंस, सो n प्लेट्स मींस n माइनस 1। एग्जैक्टली बेटा। चलो तो फिर हम लोग यहाँ से आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। प्रीवियस पेज, बेटा किसी को कुछ प्रीवियस पेज में दिखा नहीं हो तो मैंने कुछ खास लिखा नहीं है बेटा, मैंने बस सिंपल वे में लिखा है कि अगर एक कैपेसिटर है तो C उसका कैपेसिटेंस मान लिया, दो है तो दो अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो इट्स कैपेसिटेंस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C/2। ऐसे ही अगर मेरे पास 4 है तो इट इज C/4 बेटा, है ना। नेक्स्ट आते हैं यहाँ से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा हमारे पास दो कैपेसिटर्स जब कभी भी कनेक्टेड होंगे तो इनके पॉजिटिव प्लेट्स एक दूसरे से मिले हुए होंगे और नेगेटिव प्लेट्स बेटा ये भी एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे। देखो जैसे ये अगर पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी से जुड़ा हुआ है। आप घबराओ नहीं बेटा, बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे। पहले ये तो बेसिक था, बेसिक के लिए क्या एग्जांपल लिखना, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो मजा आएगा ना, उसको देखेंगे ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे बेटा मैंने पॉजिटिव टर्मिनल मान लिया इसे
दूसरे साइड को नेगेटिव टर्मिनल मान लिया, यहाँ पे ये भी हमारा पॉजिटिव है बेटा, और इस साइड हमने नेगेटिव ले लिया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन मान ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है और नेगेटिव प्लेट नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में मैं लिखूंगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन positive plate of the capacitor of the one capacitor will connect with the positive side of second capacitor। कुछ बोलना चाह रहे थे बेटा? सर दिस कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ, एग्जैक्टली बेटा, ये बेसिकली देखो हर बार यूज में कुछ नहीं आता है ना, बट समटाइम कभी कभी जो है ना, अगर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाना हुआ ना, तो ऐसी परेशानियां आपके सामने अराइज कर दी जाती है, तो उन परेशानियों को हटाने के लिए बस मैंने ये बताया है ना। तो अगर आप ये नहीं भी जानोगे तो कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं हो जाने वाली, बट हम जान जाए तो थोड़ा बेहतर है हमारा, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट है हमारा बेटा, यहाँ पे जो हमारा डेल्टा वी होगा, डेल्टा वी वन इज इक्वल टू डेल्टा वी टू, और अगर और भी होते तो और को भी हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे हम इनको डेल्टा वी के नाम से जान लेते हैं बेटा, हम लोग इन्हें अज्यूम कर लेते हैं। अब बाकी का क्वेश्चन है, सर एक कैपेसिटर में दो प्लेट्स होने जरूरी हैं। प्लेट्स में दो साइड होते हैं ना बेटा, तो प्लेट का दोनों साइड यूज हो सकता है ना। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, है ना। तो ये हमने इसका नाम लिख दिया बेटा, इसे हमने डेल्टा वी का नाम दे दिया है, हम लोग इसे बस इसी नाम से जानते हैं। नाउ द थर्ड वन बेटा, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट कैपेसिटर पे Q1 चार्ज एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, सेकंड पे Q2 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो Q इक्विवेलेंट होगा बेटा, ये हमारे इंडिविजुअल चार्जेस के सम के बराबर होगा। मींस दिस Q इक्विवेलेंट इज ऑलवेज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। मान लो इसके ऊपर यहाँ पे Q1 चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, यहाँ पे Q2 चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, तो जो नेट चार्ज हमारा है बेटा, ये हमेशा Q1 प्लस Q2 होगा। सर डेल्टा V1 फॉर पॉजिटिव साइड प्लेट और अपर वाला पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट्स है बेटा। हमेशा देखो, इस साइड को आप अगर मानते हो V पोटेंशियल पे, तो दूसरा वाला जीरो पे है अगर, तो पहले के लिए भी यही है डेल्टा V और दूसरे के लिए भी यही है डेल्टा V बेटा। तो हमेशा हम एक इंडिविजुअल कैपेसिटर के अक्रॉस बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, कभी भी दो के अक्रॉस अचानक से नहीं करेंगे। कौन सी प्लेट का है सर? मतलब बेटा दोनों प्लेट का बेटा, दोनों जगह पे तो सेम ही आंसर है ना। आप इन दोनों का देख लो, इसके अक्रॉस देख लो या इसके अक्रॉस देख लो, दोनों के अक्रॉस तो सेम ही चीज मिलनी है। एक साइड वी है, दूसरे साइड जीरो है, क्योंकि आपने बैटरी से उस तरह से कनेक्ट कर रखा है। चलो अब इसके फॉर्मूले को डेराइव करना देख लेते हैं बेटा। तो मैंने अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताया बेटा कि हमारा क्यू इक्विवेलेंट जो होगा ये किसके बराबर होगा, दिस क्यू इक्विवेलेंट is equal to Q1 plus Q2. Now you can see this Q equivalent is C equivalent multiplied by delta V, which is equal to C1 multiplied by delta V plus C2 multiplied by delta V. And if we remove this delta V, then this C equivalent is basically C1 plus C2. ये हमारा सिंपल वे में क्या हो जाएगा बेटा, C1 plus C2 के बराबर हो जाएगा। Which plate, नेम ऐसे हमने दे रखा था, अगर हम इन नोटेशंस को थोड़ा ध्यान में रखें तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी बेटा। पहला कैपेसिटर जो है इसको हम C1 मान लेते हैं, दूसरे को C2 मान लेते हैं। पहले के ऊपर जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, पहले के ऊपर जो हुआ वो Q1 कहलाएगा, दूसरे पे जो हुआ वो Q2 कहलाएगा। और ऑलवेज बेटा एक पे Q1 है, सामने माइनस Q1 होगा, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बेटा C इक्विवेलेंट तक का काम अपना कंप्लीट हो गया।
अब देखो इसके ऊपर भी एक दो छोटे मोटे मैं क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, ध्यान से देख लेते हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इफ वी हैव n number of identical capacitors, if we have n number of identical capacitors, in that case the C equivalent is basically n times of C. And if C is epsilon naught A divided by D, then you can replace this C by epsilon naught A divided by D here. Okay. So now I am taking to the next question, beta. Try to solve this question. This question is again very easy. The first one is very easy. We have two capacitors C1 and C2. जस्ट अ मिनट बेटा, दिखा देता हूं मैं। एग्जैक्टली हम लोग दो तीन बार इस बात को बोल चुके हैं, ये जस्ट उसी का उल्टा है बेटा। इट इज 4 माइक्रोफैराड and the second one is, let us assume, 6 microfarad, and here the potential difference is 50 volt. We have to find Q1 and Q2 on C1 and C2, and also find Q equivalent और Q net बेटा, है ना। ये जस्ट उसी का उल्टा है बेटा। एग्जैक्टली सम गिटार टाइप साउंड इज कमिंग। ओके, व्हाई इज इट कमिंग बेटा? सभी को ये भी तरन्नुम, स्टिल यू आर गेटिंग सच गिटार टाइप ऑफ साउंड? दीप्ति, यू आर आल्सो गेटिंग? ओके ओके ओके, मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग। I think it must be sound of fan. I am just switching off the fan beta. Now still you are getting some sound or not? No, okay बेटा। Then मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। I will take care of that. Okay? No problem बेटा, कोई बात नहीं है ना? No problem. I will manage. I will manage, no problem, है ना? Answer is correct बेटा। Here you can see. अच्छा, here you can see beta, the first capacitor has capacitance of 4 microfarad and the second one has the capacitance of 6 microfarad. It means the C equivalent is equal to 4 plus 6, that is equal to 10 microfarad, है ना। तो Q equivalent भी easily आ जाएगा। एंड आई थिंक एवरीवन इज मतलब आराम से अवेयर हो सब लोग कि Q1 की वैल्यू को आप C1 मल्टीप्लाइड बाई V लिख सकते हो, Q2 को आप C2 मल्टीप्लाइड बाई V लिख सकते हो। यू विल गेट द आंसर बेटा। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा। तो C1 की बात अगर मैं करता तो ये था बेटा मेरे पास 4 और मैं इसे 50 वोल्ट से मल्टीप्लाई करता तो वी विल गेट 200 माइक्रोकूलम हियर, and here you can get beta 300 microcoulomb. Now add these two and you will get Q is equal to 500 microcoulomb this time. Okay? इक्षु बेटा प्लीज एक बार आप रिफ्रेश करके देख लो बेटा प्लीज, है ना। नाउ बेटा आई एम गिविंग यू द सेकंड एग्जांपल। दिस एग्जांपल इज गुड वन, थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा। अगेन आई एम सेइंग यू ये आइडेंटिकल है। अगर मुझसे कहीं पे फ्री हैंड ड्रॉ करने में आइडेंटिकल आपको फील ना हो, फिर भी आप इनको आइडेंटिकल मान लेना बेटा। सर 1 सेकेंड बस बेटा, दिखा देता हूँ बस, जस्ट इसको मुझे, चलो चलो दिखाई दे रहा हूँ। सर जैसे सीरीज के लिए C1 C2 था, वैसे ही पैरेलल के लिए C इक्विवेलेंट NC है। सो समथिंग एल्स नथिंग बेटा, ऐसा ही है बिल्कुल एग्जैक्टली। हो गया क्या अंशिका? ओके बेटा, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा था। मान लो कि इस साइड को बेटा मैंने
नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है और अपर साइड को बेटा मैंने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है ना। और मुझे बताया गया है कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और हर जगह पे बेटा ये जो डिस्टेंस है इन प्लेट्स के बीच का, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू डी, है ना। तो अगेन बेटा वी हैव टू फाइंड सी इक्विवेलेंट इन दिस केस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी इक्विवेलेंट? ओके अभिनव, अभी तक आंसर नहीं आया, कैसे बेटा, ये जादू कैसे हुआ? ओके 4C एग्जैक्टली आंसर इज करेक्ट बेटा। सोहम, साक्षी, आपका आंसर करेक्ट है बेटा, 4C बेटा, डन, थैंक यू, है ना, सबका सही आंसर बेटा, वेरी गुड। आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए, देखो तुरंत खुद से एक्सपर्ट हो गए, है ना। देखो मैं बस हल्का सा कॉन्सेप्ट सिखा दूं आपको, जो मैंने बोला था वो यहाँ पे सही है और कैसे लग रहा है ना, जिससे आपको आगे अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे, आप समझ पाओ कि कैसा कॉम्बिनेशन है हमारा। अब देखो बेटा जो पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ अगर मैंने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट कर दिया है तो क्या अब हम लोग बेटा इसके दोनों साइड पे आराम से पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं। जो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है बेटा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नाउ यू कैन सी बेटा क्या यहाँ भी हमारे पास 4 कैपेसिटर्स हो गए, लेकिन इस बार हम कॉम्बिनेशन को कैसे पहचानेंगे? तो मैं बोलूंगा बेटा कि यहाँ पे देखो पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ जुड़ा है और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ जुड़ा है, दैट्स वाई ऑल दीज 4 कैपेसिटर्स आर कंबाइंड इन पैरेलल। और अगर ये पैरेलल में है तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। दिस C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ C, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू A डिवाइडेड बाय D। इज इट ओके एवरीवन? है ना, आपका बिल्कुल एंटिसिपेशन सही था बेटा, बट आपको मैंने ये बताया इसलिए कि कभी आगे आपको कभी परेशानी ना आए सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन को जज करने में। ओके मैं यहाँ से आपको थोड़ा आगे लेकर चल रहा हूँ बेटा। देखो मैं अब सिंपल वाले क्वेश्चंस, मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता कि जहाँ पे मैं 3-4 कैपेसिटर लगा दूं और आपसे सीरीज पैरेलल का आंसर पूछता रहूं। उसके लिए पैकेज में आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है बेटा, आप कर सकते हो। आई एम टेकिंग टू यू द सम, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे ले जाना चाहता हूँ जहाँ पे आपको भी थोड़ा मजा आए, है ना, थोड़ा सा कुछ सीखने को मिले। तो आई एम टीचिंग यू पॉइंट पोटेंशियल मेथड, ठीक है ना। अब 3 कैपेसिटर लगा दिया, 3 सीरीज में 2 पैरेलल में, सॉल्व कर ही लोगे ना, उसके लिए मैं क्यों मजाक करूँ? सर इफ सेम टर्मिनल ज्वाइंट देन इट इज ऑलवेज इन पैरेलल। हाँ बेटा अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नेगेटिव के साथ ज्वाइंट है तो ये पैरेलल में माना जाएगा, अगर ये कैपेसिटर्स हैं तो। अगर नहीं है देन नहीं है बेटा, फिर ये नहीं कहेंगे। मान लो कि 2 प्लेट हैं, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, उसको कैपेसिटर नहीं बोल सकते हैं। कैपेसिटर तब है जब एक साथ एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है मुस्कान। तो आते हैं बेटा इस कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बेटा पॉइंट पोटेंशियल मेथड। तो जब बच्चों हम लोग कैपेसिटर के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें इस पॉइंट पोटेंशियल मेथड का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब ये है क्या पॉइंट पोटेंशियल मेथड? मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, एकदम आराम से सीखेंगे, जहां डाउट होगा वहां पूछेंगे हम लोग, ठीक है ना। पहले मुझे कंप्लीट कर लेने देंगे एक बार। देखो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है बेटा, पॉइंट पोटेंशियल मेथड में हमेशा हम लोग हर पॉइंट के पोटेंशियल्स को लिखने की कोशिश करेंगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वैसे केस में हम वैसे कॉम्बिनेशन को बेटा पैरेलल में मानेंगे, और अगर डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस है तो वैसे केस में हम उसको सीरीज में कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पे मुझे बोला गया कि हमारा जो ये प्लेट है बेटा ये जाकर कंबाइन कर दिया गया इस लास्ट वाले प्लेट के साथ, है ना। इन दोनों प्लेट्स को हमने कंबाइन कर दिया है और हमसे बोला गया बेटा कि एक टर्मिनल इसको ले लिया है हमने, ठीक है, और दूसरा टर्मिनल, थोड़ा सा बेटा मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, हल्का सा चेंज कर रहा हूँ। मैंने क्या किया है यहाँ पे, इस प्लेट को इसके साथ ले जाके कंबाइन कर दिया है और बेटा इस प्लेट को हमने यहाँ पे इसके साथ कंबाइन कर दिया है,
है ना। एक टर्मिनल यहाँ मान लिया है हमने और दूसरा टर्मिनल बेटा हमने यहाँ मान लिया है। मान लो कि इसको ए के साथ कनेक्ट किया था, इसको बी के साथ कनेक्ट किया और हमसे पूछा गया है इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें। और जैसा कि हम बार बार लिखते आ रहे हैं कि डी और ए जो है ना बेटा ये सबके लिए सेम है। डी इज डिस्टेंस एंड ए इज एरिया, दीज टू थिंग्स आर, ये दोनों के दोनों बेटा हर जगह पे हमारे फिक्स्ड है। ये दिखे या ना दिखे ये मान लेना है अभी जितने क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं इसमें, ठीक है ना। तो अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप में से कोई बेटा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना जानता है? चलो बताने की जरूरत नहीं है, नहीं जानते भी हो तो कोई बात नहीं, मैं सिखा रहा हूँ अभी। ध्यान से देखते हैं, जितने भी प्लेट्स हैं बेटा हर प्लेट का मुझे एक एक करके इंडिविजुअल पहले पोटेंशियल लिखना है। देखो जैसे ये ए से कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल तो ए हो जाएगा बेटा। दूसरा प्लेट ये भी हमारा ए से कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल भी ए हो जाएगा। ऊपर वाला किसी टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है, जरूरी नहीं है ना कि सब टर्मिनल से ही कनेक्टेड हो, आपस में कनेक्टेड है बट किसी टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है। टर्मिनल का मतलब हुआ बेटा कि हमने उसको सोर्स से कनेक्ट किया है, तो सोर्स के पास तो दो ही टर्मिनल्स है ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दिया है, वो मेरा ऐसे ही है, अभी हमें पता नहीं है कि वो किससे कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस प्लेट के बारे में बात करें बेटा तो इसको हम लोग यहाँ पे बी मान लेते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास दो और भी प्लेट्स हैं जिनका पोटेंशियल हमें पता नहीं है, तो मैं इनको खुद से बेटा इसको डी अज्यूम कर लेता हूं, तो क्या ये भी अपने आप डी हो जाएगा क्या? क्या यहां तक के पॉइंट सभी को क्लियर है? जहां तक मैंने पोटेंशियल्स लिखे ये क्लियर है? अब देखो बेटा मैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे आपको लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसको बेटा हम लोग एक बार रीअरेंज करते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू रीअरेंज द होल थिंग, है ना। एरिया किसका है सर? सारे प्लेट्स का बेटा, जितने भी प्लेट्स हैं उन सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब बेटा मैं यहाँ पे अगर सबसे पहले इसको रीअरेंज करना चाहूँ तो दोनों टर्मिनल्स को आइडेंटिफाई करूंगा। मैंने जैसे यहाँ पे ए और बी को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है ना, दे आर टर्मिनल्स मैंने लिख दिया। और बेटा डी हमने खुद से अज्यूम किया है, ये इन बिटवीन में दो अगर टर्मिनल्स मुझे पता चल गया तो इन बिटवीन में बीच में कहीं पे भी डी लगा हुआ होगा, तो मैंने बीच में कहीं पे भी बेटा इसे डी को अज्यूम कर लिया, आराम से मान सकते हैं। नाउ बेटा अब यहाँ पे जितने कैपेसिटर्स बने हैं इन सभी को एक एक करके आप यहाँ पे अरेंज करते जाओ। देखो ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, ए और डी के बीच में ये देखो ये हमारा पहला कैपेसिटर हुआ, और ए और डी के बीच में ही एक दूसरा कैपेसिटर भी लगा हुआ है। और अगर सर डी नहीं समझ में आए, डी हमने अज्यूम किया है बेटा, डी हमने खुद से मान लिया है कि डी किसी प्लेट का पोटेंशियल, अब 10 प्लेट लगे हुए हैं बेटा तो बीच में 2-3 प्लेट्स हैं जिनका पोटेंशियल डी है, हमने अज्यूम कर लिया। दो को तो हमने फिक्स दे दिया था, बाकी जिनका फिक्स नहीं था उनको हमने खुद से मान लिया है। जिसका डाउट था डी को हमेशा मिडिल में मानना पड़ेगा क्या? इन बिटवीन मानना पड़ेगा बेटा, अगर 2-3 होंगे तो फिर आपको 2-3 को लेना होगा, ऐसे आपके लेवल पे 2-3 आएंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते हैं, तो आपको हमेशा बीच में ही लेना होगा बेटा, ठीक है ना। तो अब आगे आते हैं यहाँ पे। अब मैंने देखा ए और डी के बीच में बेटा हमारे पास दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, दोनों दोनों यहाँ पे सेम पोटेंशियल के बीच में लगे हुए हैं, दैट्स वाई मैं इनको पैरेलल में मानते हुए इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ। क्या आराम से इस तरह से कनेक्ट किए जा सकते हैं? मेरा 1 और 2 हो गया बेटा, इसको अगर मैंने 1 माना तो दिस 1 इज 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ए से मैंने यहाँ पे बेटा एक टर्मिनल निकाला और ले जाकर बेटा इसको सीधे सीधे बी पे मिला दिया, ये हमारे पास एक और कैपेसिटर हो गया। ये हमारा थर्ड कैपेसिटर था जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट अब बेटा बी और डी के बीच में एक कैपेसिटर है ना, तो बी और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो मैंने बी और डी के बीच में भी एक कैपेसिटर ये लगा दिया बेटा, और इस कैपेसिटर को यहाँ भी 4 लिखा, यहाँ भी इसको मैंने 4 नेम दे दिया। अब हम इन दोनों को आगे बढ़ा देते हैं और अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं जो कि हमारा आंसर होगा। नहीं बेटा एक बार चेक कर लो, और प्रिया बेटा सीरीज में आपको शुरू में ही बताया सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस जो भी कैपेसिटर्स होंगे दे आर ऑलवेज कंसीडर्ड इन पैरेलल। 4 कैसे सर? बी और डी है ना बेटा, दो अलग अलग पोटेंशियल्स हैं, इनके बीच में जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसको हमने क्या मान लिया है बेटा? हाँ कोई बात नहीं है मिथिलेश, मैं दोबारा से समझा दे रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, है ना। आप एक एक करके मेरी बातों को सुनना।
मैं सबसे पहले बेटा जितने भी यहाँ पे प्लेट्स हैं सबके पोटेंशियल्स को लिख देता हूँ, ठीक है ना, सबके पोटेंशियल्स को लिख देता हूँ। पोटेंशियल्स को लिखने के बाद हम टर्मिनल सर्च कर लेते हैं कि मेरा टर्मिनल्स कौन कौन सा है। तो मुझे पता चल रहा है बेटा कि ए और बी मेरे दो टर्मिनल्स हैं। यहाँ पे ऑल मतलब और भी प्लेट्स हैं बेटा जिनके अलग अलग पोटेंशियल्स हैं, तो उनको हम खुद से अज्यूम कर लिए थे डी, और उसे डी को दो टर्मिनल के बीच में ही कहीं पे होगा ना, तो उसे डी को हम लोग इसीलिए इन बिटवीन का कोई पॉइंट मान लेते हैं, बीच का कोई पॉइंट मान लेते हैं। ए एंड डी के बीच में अभी बता रहा हूँ बेटा, थोड़ा मैं पूरा रिपीट कर ही रहा हूँ, टेंशन मत लो, है ना, पूरा रिपीट कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे इन तीन पोटेंशियल्स को मान लिए। अब देखो बेटा, मुझे यहाँ पे दिखा एक कैपेसिटर ए डी के बीच में, दूसरा भी ए डी के बीच में, तीसरा ए और बी के बीच में, और चौथा बेटा बी और डी के बीच में। अब मुझे इन चारों कैपेसिटर्स को यहाँ बस अरेंज कर लेना है, ठीक है ना। हाँ बेटा बता रहा हूँ, 2 मिनट होल्ड कर लेना। अब हम लोग बेटा यहाँ पे अगर ए और डी के बीच में दो कैपेसिटर्स ले रहे हैं, तो हम सभी जानते हैं कि दो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लगने वाले कैपेसिटर्स हमेशा पैरेलल में कहे जाते हैं। तो यहाँ पे ए और डी के बीच में जो दोनों कैपेसिटर्स लगे हुए हैं बेटा, क्या उन्हें मुझे पैरेलल में कंसीडर करना चाहिए? इसीलिए बेटा हमने उन्हें पैरेलल में लिया है। देन हम ए और बी वाले को देखते हैं बेटा। ए और बी के बीच में हमारे पास जो कैपेसिटर है उसको मैंने लगा दिया है। एंड देन फाइनली बेटा हमारा बी और डी के बीच में एक कैपेसिटर, देखो यहाँ पे 4 नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ बी है बेटा, यहाँ डी है, बी और डी के बीच में मैंने एक कैपेसिटर और लगा दिया है ना। अब जैसे ही बेटा हम इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब आपका काम है बेटा इसको सॉल्व करना, है ना। अब हमारा काम है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालना बेटा, निकालते हैं। देखो बेटा ये सी दोनों को सी सी मान लेते हैं जो हमारे एडी के बीच में लगा हुआ है, तो क्या आराम से अपने आप वो 2C हो जाएगा? एग्जैक्टली बेटा, योर आंसर इज करेक्ट। क्या इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे बेटा तो आंसर अपने आप 2C हो जाएगा। और ये 2C और हमारा ये जो हमारे पास 2C है बेटा और जो ऊपर का C है हमारा, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं कुछ इस तरह से। इसको C मानूंगा, इसको C मानूंगा, इसको 2C मान लेता हूँ। इन दोनों को हटा के बेटा क्या मैं इनके जगह पे 2C/3 लिख सकता हूँ क्या? ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में कंबाइन करोगे C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो ये 2C/3 आ जाएगा। और एक बार ये 2C/3 आया तो मैं आराम से इन दोनों कैपेसिटर्स को जो कि यहाँ पैरेलल में लगे हुए होंगे इनको जोड़ दूंगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा? इट इज 5C/3। So C equivalent is equal to 5C/3. This one is the answer. Everyone, क्या अब सेटिस्फाइड हो बेटा? क्या ऐसे क्वेश्चंस को आप करने में एबल हो? है ना, क्लियर है? तो अगर हम लोग बेटा थोड़ा बहुत लॉजिकली जो है इसको रीअरेंज कर लें तो सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगा। आई होप कि सभी को आराम से समझ में आ गया है ना। तो एक क्वेश्चन मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए कर दो आप भी, आप लोग कर दोगे तो मुझे लगेगा कि नहीं आ गया है सही में। अंशिका, फोर्थ अभी भी नहीं आया समझ में। फोर्थ तो बेटा सिंपल है, बी और डी के बीच में है। देखो यहाँ पे बी टर्मिनल है और ये बेटा डी टर्मिनल है, इन दोनों के बीच में लगा दिया है ना। चलो फिर तो मैं एक और, देखो अब एक ऐसा है ना कि एक और कर लेते हैं, हो सकता है जो इसमें फ्लॉ रह गया हो ना वो दूसरे में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मुस्कान एंड पाखी, दूसरे को करते हैं हम लोग, हो सकता है आपको सेकंड में और क्लियर हो जाए, एक बार आप दोबारा देखो तो, है ना। तो एक क्वेश्चंस बाकी बच्चों को सॉल्व करने के लिए। अगेन बेटा यही 4 टर्मिनल्स हैं और जैसा इसमें अरेंजमेंट था ना सेम अरेंजमेंट बना देता हूँ। फर्स्ट को थर्ड से जोड़ा था और सेकंड को फिफ्थ से जोड़ा था, सेम अरेंजमेंट बना देते हैं। फर्स्ट को जोड़ दिया बेटा किसके साथ? थर्ड के साथ, और मैंने सेकंड को जोड़ दिया बेटा फिफ्थ के साथ। बट दिस टाइम टर्मिनल्स आर डिफरेंट, इस बार हमारे टर्मिनल्स अलग अलग हैं। इस टर्मिनल को मैं एक टर्मिनल मान रहा हूँ बेटा, इसको बी से अटैच कर रहा हूँ और इसको मैं बेटा ए से अटैच कर रहा हूँ, है ना। मुझे यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। ट्राई कर सकते हैं क्या? ट्राई कर सकते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए ही मान लेना, है ना, और आपको डी के जगह पे डी लेना हो डी ले लेना। देखो पिछले वाले में मैंने ये लास्ट में, हाँ बेटा आपको देखो हमेशा वर्ड जो है ना ये अच्छा नहीं लगता हमें, है ना। ऐसा भी हो सकता है ना, ये ऐसा ही होगा नहीं है,
ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलो फिर सॉल्व करते हैं बेटा। आप में से किसी से कोई आंसर भी आया क्या? अपूर्वा, अभिनव, कोई आंसर? सोहम, ओके सोहम, 32 मिनट। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर कोड वर्ड्स, है ना? मैं समझ नहीं पा रहा। चलो, तो आप लोगों को सफिशिएंट टाइम दिया बेटा मैंने। अब मैं इसको फिर से एक और सॉल्व कर दूंगा ना, तो बाकी जिनको भी डाउट भी है वो भी निकल जाएगा। सी आ रहा है आंसर? देखते हैं बेटा, मैंने ऐसे सोच के तो दिया था 5c/2 का, सी आ रहा है तो ठीक है, फिर तो सी ही लेना पड़ेगा। ऐसे एक बार देख लेते हैं बेटा। अगर मैं इस पॉइंट को ए मानता हूँ, इसके पोटेंशियल को, तो ये भी ए होगा, और ये बेटा बी है, तो इसका पोटेंशियल भी मुझे बी के बराबर लेना पड़ेगा। तो ऑल ऑफ द सडन एग्जैक्टली मेरा 5c/2 ही आ रहा था बेटा, मैंने वही सोच के दिया था, ठीक है ना? तो सही है, आप लोगों का लगता है सही आंसर है बेटा, ठीक है ना? अब एक बार ऐसे मैं चेक कर ही लेता हूँ, अब कुछ बच्चों का सी आ रहा है, तो कंफ्यूजन कहीं ना हो। बेटा ये 4 का पोटेंशियल लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? इन 4 का पोटेंशियल तो आराम से लिख सकते हैं। अगर इन 4 का आराम से लिख सकते हैं, तो फिर हम बस इसको अज्यूम कर लेते हैं, इसको अपने आप बी मान लेते हैं। अब अपने पास जो कैपेसिटर्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों को अरेंज कर लेना है, अपना काम हो जाएगा। तो एज यूजुअल बेटा, ए एंड बी आर द टू टर्मिनल्स, और डी को हम इनके इन बिटवीन मानते हैं। तो पहला काम होगा बेटा, देखो 1 और 2 ए और बी पोटेंशियल के बीच में है, तो ये दोनों के दोनों मस्ट बी दे आर इन पैरेलल, तो इन दोनों को सीधे सीधे बेटा पैरेलल में जोड़ दिया। नाउ ए और डी के बीच में मेरा थर्ड लगा हुआ है, ये थर्ड कैपेसिटर हो गया, और बेटा बी और डी के बीच में फोर्थ लगा हुआ है, तो इस फोर्थ को बना दिया बेटा यहाँ पे। ये अपने पास 4 कैपेसिटर्स हो गए, है ना? ओके बेटा, सही है फिर। तो यहाँ पे बेटा ये भी, ये दोनों के दोनों कैपेसिटर्स हमारे साथ 3 और 4 सीरीज। देखो फिर मैं सीरीज पैरेलल ऐसे नहीं बोल रहा, देखो ये खुद से डायग्राम मुझे बता रहा है बेटा, ये मैं बोल ही नहीं रहा कुछ भी। डायग्राम जो मुझे बोल रहा है मैं उससे मान ले रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि 3 और 4 पैरेलल, सॉरी सीरीज में है, मैंने सीरीज में लगा दिया है। हमने सीरीज में जानबूझ के नहीं लगाया, इसके पोटेंशियल्स ऐसे अरेंज थे कि वो सीरीज में हो गए, है ना? अब मैं यहाँ पे देखूं तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा ये 2c आएगा। मैं आराम से बेटा ऊपर वाले कॉम्बिनेशन को 2c लिख देता हूँ, और नीचे जो बेटा 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है, ये मुझे c/2 प्रोवाइड करेगा, तो इसमें नीचे वाले के लिए बेटा मैं c/2 लिख देता हूँ। नाउ दीज टू आर इन पैरेलल, टू पैरेलल। हाँ बेटा 1 और 2 देखो दोनों सेम पोटेंशियल के बीच में है, तो क्या ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे? दैट्स वाई मैंने पैरेलल लिखा है, ओके में है। बस इनको सॉल्व कर लो बेटा, आपके पास आ जाएगा c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5c/2। आई थिंक एवरीवन नाउ सेटिस्फाइड। अब एक क्वेश्चन अगर होगा भी तो आपके होमवर्क के लिए मैं दूंगा, है ना? अब अभी नहीं कराऊंगा मैं, अब होमवर्क के लिए दूंगा, है ना? तो आपको मैं एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, है आपके पैकेज का ही, है ना? और मैं इसको होमवर्क में दे दे रहा हूँ, ठीक है ना अपूर्वा? मैं इसको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। देखो मैंने बना दिया है कैपेसिटर, बट एक्चुअल में ये भी बेटा आपके पॉइंट पोटेंशियल मेथड से ही सॉल्व होगा, है ना? तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड यहाँ पे अप्लाई करके देखना, नहीं होता है तो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको। सारे के सारे कैपेसिटर्स जो हैं सर, अगर हम ए एंड बी में एक कैपेसिटर नीचे से लगा के, नहीं बेटा नीचे से ऊपर से कहीं से भी लगाओ, है तो पोटेंशियल सेम ना, और अगर पोटेंशियल सेम है तो पैरेलल में ही लेना पड़ेगा ना। हाँ बेटा, है ना? तो हम लोग तो सिंपल जानते हैं, चार्ज सेम तो सीरीज,
पोटेंशियल सेम तो पैरेलल, बाकी तो दिमाग लगाना अपने आप सर्किट का काम है, सर्किट अपने आप काम कर लेगा, है ना। ठीक है बेटा, आप लोग देखो अब ये तो बदमाशी हो जाएगी फिर। ये किस चीज के लिए था ये क्वेश्चन? होमवर्क के लिए, तो होमवर्क के लिए छोड़ना था ना। चलो फिर, तो अभी मैं तो बाकी बच्चों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, है ना। आंसर यहाँ पे बेटा आपका 3c/4। ये तो आधे बच्चों ने तुरंत निकाल भी दिया आप में से, ठीक है, कोई नहीं। तो जिनसे नहीं हो पाएगा वो अगली क्लास में मुझसे पूछ लेंगे। आज हम लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। मैं अब आपको आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर चलता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा आगे कुछ नया सीखते हैं। अब देखो बेटा, अभी तक हमने डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। अब अगर हम इन डाइलेक्ट्रिक्स को किसी कैपेसिटर के अंदर भी प्लेस करने लगे, तो क्या उससे भी हमारा कोई चेंज आएगा? क्या उसमें भी हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देख सकते हैं? अब हम लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आई एम टेकिंग फ्यू मोर एग्जांपल्स, बट दिस टाइम बेटा हम लोग कुछ नया करते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम लोग दो मतलब यहाँ पे जो कैपेसिटर्स हैं, हाँ बेटा एग्जैक्टली। आस्था, इज इट ओके बेटा? ओके डन। तो देन आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारे पास मान लो कि ये दो प्लेट्स दिए हुए थे। इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने क्या किया, कुछ डाइलेक्ट्रिक प्लेस किए बेटा, और इस तरह से हमने कुछ डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिए। मान लो बेटा कि एक डाइलेक्ट्रिक ये था हमारा, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक बेटा ये हमने एक और प्लेस कर दिया, ठीक है। चलो ऐसा है कि थोड़ा टफ से ही नहीं स्टार्ट करते हैं, टफ मैं दे दूंगा तो थोड़ा आपका मजा कम हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा पहले सिंपल से स्टार्ट करता हूँ, अगले में थोड़ा टफ पे जाऊंगा। पहले मैं दो डाइलेक्ट्रिक डाला बेटा कुछ इस तरह से, और इसी जगह पे बेटा सेकंड एग्जांपल मैंने ले लिया। मैंने इस बार जो डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया वो कुछ इस तरह से प्लेस किया। आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर इसकी विड्थ को मैं d/2 मानता हूं, तो इसका विड्थ भी क्या है बेटा, d/2 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के लिए a है। यहाँ पे बेटा हमारे पास एरिया हमारे पास a/2 है, और यहाँ भी एरिया अपने पास a/2 है। जबकि इस जगह पे हमने जो डिस्टेंस दिया है बेटा, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू d, ओके। और जहां तक रही बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात, तो हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो लिया है वो मान लेते हैं बेटा, इस केस में हमने अगर K1 लिया है तो यहाँ पे अपने पास K2 है। यहाँ भी हमने बेटा K1 लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास K2 है। नाउ हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये हम लोग अब यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। कि अगर ऐसा क्वेश्चन मुझे कहीं दिया हुआ हो तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। माई क्वेश्चन इज क्लियर ना, क्लियर टू एवरीवन? ओके। तो देन मैं बेटा ट्राई करता हूँ, आपको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा फर्स्ट टाइप था, ये हमारा सेकंड टाइप है। दोनों को एक एक करके आराम से समझते हैं। सबसे पहले बेटा फर्स्ट टाइप में अगर मैं बताऊं आपको, है ना, अगर मैं प्लीज, ओके। तो अगर मैं फर्स्ट टाइप में बताऊं तो यहाँ पे देखो दो डाइलेक्ट्रिक्स मुझे दिए हुए हैं। ये बना क्या रहे हैं इसको, ये बना दे रहे हैं बेटा दो कैपेसिटर्स एक तरह से। पहले के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग, दूसरे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग। मतलब इस पूरे को मैं सीधे सीधे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, है ना। एक कैपेसिटर ये हो गया, दूसरा कैपेसिटर ये हो गया। अब अगर मैं बेटा यहाँ पे पहले सी डैश की बात करूं, तो मेरे पास था बेटा ये एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई, मैंने यहाँ डिस्टेंस को आधा कर दिया था, d/2 कर दिया था, तो इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी। क्या लिखने में कोई दिक्कत था? आधा आधा तोड़ दिया था, तो क्या मैं आराम से इसको बेटा 2c लिख सकता था? हाँ या ना? लिख सकता था आराम से, है ना। अगर ये 2c था बेटा और मैंने k1 और लगा दिया, तो क्या मैं इसको ट्वाइस ऑफ k1c और इसको बेटा मैं ट्वाइस ऑफ k2c के नाम से जान सकता हूँ। तो अब मेरे पास C इक्विवेलेंट निकालना है, मैं इसे C इक्विवेलेंट निकाल देता हूँ। मैं लिखता है यहाँ पे 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2k1c प्लस 1/2k2c।
ओके, सी इक्विवेलेंट को लिख दे रहा हूं मैं 1/k इक्विवेलेंट सी। सी, अच्छा, तो सी इक्विवेलेंट तो बेटा आप सीधे यहीं से निकाल लोगे, सी इक्विवेलेंट तो डायरेक्ट यहीं से आ जाएगा। और अगर मैं सी 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 को यहाँ से हटा दूं बेटा, तो मेरे पास एक और रिजल्ट यहाँ से आएगा, दैट इज के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। इट इज आंसर फॉर के इक्विवेलेंट। तो दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। एक तो हमसे सी इक्विवेलेंट पूछा जाता है, सी इक्विवेलेंट निकाल देंगे हम लोग। देखो अननोन के फॉर्म में लिखा है, थोड़ा भारी भरकम लग रहा है, बट एक्चुअली अगर मैं सिंपल वे में लिखना चाहता तो ये इतना मुश्किल होता भी नहीं, बहुत आराम से लिख सकते थे आप। दो सीरीज में है, दोनों की वैल्यू लिखते, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, यू विल गेट योर आंसर। और अगर सीधे सीधे किसी ने के इक्विवेलेंट पूछ लिया, तो के इक्विवेलेंट के लिए भी टेंशन नहीं लेना है बेटा। के इक्विवेलेंट इज ट्वाइस ऑफ k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। और इस के इक्विवेलेंट को बेटा हम यहाँ पे हार्मोनिक मीन के नाम से जानेंगे। कैसा मीन बोलेंगे इसको हम लोग? इसे हम लोग बेटा यहाँ पे हार्मोनिक मीन के नाम से जानेंगे, हार्मोनिक मीन के नाम से इसे याद रखेंगे। सर ये k1 नीचे क्यों आया? बेटा 1/c1 1/c2 करोगे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा नीचे आएगा, ये c1 है आपका और ये आपका c2 है, इसलिए ये दोनों नीचे आ गया बेटा। ओके प्रिया, ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, है ना, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ आपको। मैंने बोला कि मेरे पास दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स हैं, तो डाइलेक्ट्रिक्स डालने से बेटा दोनों की कैपेसिटेंस चेंज हो गई। अब दो कैपेसिटर्स बन गए मेरे पास, एक बन गया C1, दूसरा बन गया C2। हम लोग जानते हैं डाइलेक्ट्रिक डालने से बेटा कैपेसिटेंस मेरा K टाइम्स हो जाता है, ये हमने पढ़ा है बेटा, कल हमने पढ़ा है कि हमारा ये K टाइम्स हो जाता है। और डिस्टेंस अगर हमारा हाफ हो गया है बेटा, तो अपने आप कैपेसिटेंस हमारा डबल हो जाएगा, है ना, जो कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूले से निकाल कर आपको दिखा दिया है। तो पहले तो आपने डिस्टेंस आधा किया, फिर उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो आपने एक तो उसको k टाइम्स कर दिया, दूसरा उसको डबल भी कर दिया, इसीलिए मैंने इसे 2k1c लिखा है और दूसरे को 2k2c लिखा है ना। अब बस हमने कुछ नहीं किया बेटा, लिखा है 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, ये हमारा आंसर आ जाएगा सी इक्विवेलेंट का। और अगर बेटा हमारे पास किसी ने बोला के इक्विवेलेंट निकाल कर बता दो, तो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आएगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2, जिसको हम लोग इजीली यहाँ पे हार्मोनिक मीन के नाम से जान सकते हैं। एग्जैक्टली बेटा, हाउ दिस, बेटा आप सोचो, पूरे के अंदर अगर हमें के इक्विवेलेंट मान लें, पहले से कैपेसिटेंस सी था उसका, तो उसका नया कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, के टाइम्स ऑफ ओल्ड कैपेसिटेंस, वही लिखा है हमने बेटा, के इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई सी। नहीं बेटा, अगर आप हार्मोनिक मीन नहीं जानते हो बेटा, तो हार्मोनिक मीन के बारे में मैं आपको बता दूं। मान लो मेरे पास n नंबर ऑफ टर्म्स हैं और मुझे उसका हार्मोनिक मीन निकालना है, तो फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाई हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 1/x1 प्लस 1/x2 एंड सो ऑन। बेटा आपके पास जितनी वैल्यूज हैं वो सब आप लिखते हुए यहाँ पे चले जाओ, ये आपका बेसिकली हार्मोनिक मीन होता है। ये मैथ्स का छोटा सा टर्म है बेटा, हम ध्यान में रख सकते हैं इसको। अगर दो है तो दो को यूज कर लिया, तीन है बेटा तो तीन को लगा देंगे, लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3। डन। आगे बढ़ाता हूँ बेटा, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, सेकंड वाले पे आते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल सही आंसर है आपका। सेकंड वाले में बेटा जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि हमारे पास दो थे बेटा अरेंजमेंट, दोनों के दोनों को हमने यहाँ पे देखा था, है ना। एक में हमारा ये अरेंजमेंट था और सेकंड में ये था। हम जानते हैं सी डैश की वैल्यू होगी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू a/2 डिवाइडेड बाई डी। मैं चाहूँ तो इस सी डैश को आराम से c/2 लिख सकता हूँ क्या? x1 x2 कोई भी वैल्यूज है बेटा, मैंने बोला आपके पास n नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, उनका आपको हार्मोनिक मीन निकालना है, तो ये तरीका होगा आपका। अब यहाँ पे बेटा मुझे C1 और C2 दोनों, C1 और C2 जो है दोनों के लिए मैंने इसे मान लिया है K1
और इसे मान लिया है बेटा K2, है ना। तो जैसे ही मैं इसको रीअरेंज करूंगा, वी विल गेट टू कैपेसिटर्स लाइक दिस। तो बच्चों बताओ बताओ यहाँ पे कि मुझे पहले के कैपेसिटेंस को क्या लिखना चाहिए। दिस वन इज K1C divided by 2, this one is K2C divided by 2. So now C equivalent is equal to C1 plus C2. So these two values are C by 2 को कॉमन निकाल लिया बेटा, तो ये आ गया K1 plus K2। ये पहले का आंसर हो गया अगर मुझसे सिर्फ किसी ने C इक्विवेलेंट पूछा है तो। और अगर किसी ने दूसरा आंसर पूछा है मुझसे K इक्विवेलेंट का, तो मैं लिखूंगा C इक्विवेलेंट को K इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई C, that is C by 2 K1 plus K2। C से C कैंसिल हो गया, K इक्विवेलेंट का आंसर आ गया K1 plus K2 डिवाइडेड बाई 2। बच्चों क्या इसको मैं आराम से अरिथमेटिक मीन कह सकता हूं? तो दिस वन इज बेसिकली अरिथमेटिक मीन। नॉर्मल जो औसत निकालते हो बेटा वही है ना ये। तो मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया बेटा वहां पे, मैंने बस बोला कि अगर आपको कहीं पे भी फिजिक्स में हार्मोनिक मीन निकालने की जरूरत पड़े, तो एक मैथ्स का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमें बताता है कि हमारा 1 बाई हार्मोनिक मीन जो होता है वो 1/x1 प्लस 1/x2 एंड सो ऑन अप टू 1/xn के बराबर होता है। इससे क्या होता है फायदा, कि अब मैं रटे हुए हूँ बस इतना सा ना, कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हार्मोनिक मीन, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो अरिथमेटिक मीन। अब वी नीड नॉट टू वरी अबाउट सच कैलकुलेशंस, हम डायरेक्टली उस मीन के इक्वेशन से आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। तो हमें बस ये थोड़ा सा ईज मिल जाता है उससे। डन बच्चों, आगे बढ़ाऊं मैं यहाँ से। एक क्वेश्चन आप लोग इसके ऊपर सॉल्व कर दो। छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे इस तरह का कैपेसिटर दिया हुआ है बेटा, और देखो जब मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ तो आप इसको मान लेना कि ये आपका एरिया जो है ये A/2 है, और यहाँ भी बेटा ये जो डिस्टेंस मैंने लिया है ये D/2 है ना। तो अब इसके लिए मुझे मत टेंशन देना। सर यहाँ कैसे पता चला कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है? बताता हूँ बेटा, फिर से आपको बताता हूँ। पहले ये क्वेश्चन बाकियों के लिए दे देने दो मुझे, है ना। 2 मिनट आप रुक जाओ। ये D है बेटा और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है, पूरे का A है। मुझे बोला गया है कि अगर K1 की वैल्यू मेरे पास 2 है, K1 कितना है बेटा अपने पास? 2 के बराबर। ये मेरे पास K1 है और ये 2 है, और ये जो K2 है बेटा ये हमारे पास 4 है ना। तो मुझे यहाँ पे K इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके बता देंगे क्या होगी, ये मुझे निकालनी है। बाकी लोग सॉल्व करते हैं। पॉइंट पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट तो आपको सिखाया ना बेटा। पॉइंट पोटेंशियल मींस यू हैव टू राइट द पोटेंशियल ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट, एंड आफ्टर दैट बेटा विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट पोटेंशियल यू हैव टू रीअरेंज द कैपेसिटेंस, एंड नाउ आफ्टर दैट बेटा आप आराम से उसके आंसर तक को निकाल सकते हो, फिर सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, है ना। मेक द डायग्राम्स न्यू, एग्जैक्टली। और प्रिया अब आपके क्वेश्चन का आंसर। आपके क्वेश्चन का आंसर ये है बेटा कि यहाँ पे देखो जो टर्मिनल्स लगे हुए हैं उसके अक्रॉस अगर आप देखो तो यहाँ पे जो दोनों कैपेसिटर्स हैं इसका और इसका पोटेंशियल सेम होगा ना। वैसे ही बेटा इस साइड का और इस साइड का पोटेंशियल सेम होगा ना। अगर दोनों साइड का पोटेंशियल सेम है किसी कैपेसिटर के अक्रॉस तो उसे मैं पैरेलल मान रहा हूँ। और यहाँ पे बेटा इन दोनों के अक्रॉस और इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग होना है, दैट्स वाई इसको बेटा मैं यहाँ पे सीरीज में मान रहा हूँ। ओके देवदत्ता, काफी लंबा चौड़ा निकाला। आंसर बता देना सीधे बेटा, क्यों इतना परेशान हो रहा है तू भी, है ना। सीधे आंसर निकाल के बता दे मुझे, मैं समझ जाऊंगा। 20/3, ओके। 2 into 4/6, that is 4/3, 4/3 plus 4/3 12,
16/6 एग्जैक्टली सी है क्या आंसर? एक मिनट होल्ड ऑन बेटा, मैं आंसर बता देता हूँ। मैं भी रटे हुए नहीं हूँ, मुझे भी निकालना पड़ेगा ना। 2 × 2 × 4 / 6 है ना, तो ये आ गया 3, 8/3, 8/3 + 4, 12, 20, 20/6 करेक्ट आंसर है बेटा। 20/6 आ रहा है क्या? 20/6 लगता है आना चाहिए बेटा। ओके, जितने स्टूडेंट्स उतना आंसर। ओके नो प्रॉब्लम बेटा, मैं तो करूंगा ही। ये तो आप कर भी लोगे तो भी मैं करूंगा, है ना, इसलिए आप टेंशन तो लो ही मत। आज अभिनव स्लो है, क्या बात है बेटा? अभिनव, नहीं समझ में आ रही है बातें क्या बेटा? देखो बच्चों, अब आप लोग आंसर के लिए रुक जाओ, है ना। ओके नो प्रॉब्लम बेटा। हम लोग जो है आज क्या करते हैं, हम लोग पहले इसको रीअरेंज करने की बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहला रीअरेंजमेंट करता बेटा, तो मैं यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करता और मानता बेटा कि ऊपर के दो कैपेसिटर्स जो है वो आपस में सीरीज में लगे हुए हैं। एंड देन आफ्टर मैं बोलता बेटा कि नीचे का जो कैपेसिटर पूरा का पूरा है, ये हमारा उसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है। ये मान लेते हैं बेटा हमारे पास कैपेसिटर्स हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पे अरेंज्ड है। मानने में कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ। देखो कभी कभी किसी किसी के दिमाग में आता है कि सर हम यहाँ पे भी तो एक लाइन ड्रॉ कर सकते थे नीचे, तो नहीं कर सकते थे बेटा, क्योंकि दोनों प्लेट्स के अक्रॉस फिर वैसे केस में पोटेंशियल हमारा अलग अलग हो जाता। अब देखो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो यहाँ पे के तुम्हारे पास K1 जो है ये 2 है, यहाँ पे अगर हम K2 की बात करें बेटा तो ये 4 है, और यहाँ अगर हम K2 की बात करें बेटा तो ये भी हमारे पास 4 है। नाउ जो सीरीज में है बेटा उनके लिए हार्मोनिक मीन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे मैं K इक्विवेलेंट डैश निकालता, it is equal to twice of K1 K2 divided by K1 plus K2, that is 8 divided by 3। और ये 8 डिवाइडेड बाई 3 4 के साथ पैरेलल में है, तो मैं इस बार अब फाइनल के इक्विवेलेंट अगर निकालता, के इक्विवेलेंट फाइनल, तो मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे अरिथमेटिक मीन ले लेता, 4 प्लस 8/3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 6। एवरीवन, is it okay? Vaishnavi, okay, answer is 10/3 exactly beta। I think the point is clear beta। Everyone, is this points are clear? सारे के सारे क्लियर हैं क्या सभी को? ओके, तो देन बेटा के इक्विवेलेंट नहीं आया समझ में, क्यों बेटा? हमने तो सिंपल वे में निकाला, ऊपर वाले दोनों सीरीज में है तो सीरीज के लिए के इक्विवेलेंट इज हार्मोनिक मीन, पैरेलल के लिए के इक्विवेलेंट अरिथमेटिक मीन, उसी से निकल गया है ये, है ना। चलो बच्चा पार्टी, फिर मैं आगे लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अब आपको यहाँ से आगे की ओर लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट मुझे पता था इसमें तो डाउट आएगा। ये डाउट बेटा बहुत ही जेन्यून डाउट है, और समझो ये डाउट इतना इतना खतरनाक सा डाउट है कि इसमें नीट वालों तक ने गलती कर दी है। इस डाउट को लेकर बेटा नीट ने तक गलती कर दी है। अब बहुत बार आंसर्स तो हमें भी वही देना पड़ता है जो एक्चुअल में वहां दिया हुआ है, बट द एक्चुअल आंसर इज डिफरेंट, है ना। एक्चुअल आंसर जो है बेटा यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। अगर हम यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इसको कैपेसिटर बनाते हैं, तो प्रॉब्लम ये होती बेटा कि इसके अक्रॉस का कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर, मैं दूसरे कलर में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। मैंने बोला बेटा कि अगर मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देता, मैं बोलता कि ये दोनों कैपेसिटर्स, ये दोनों पैरेलल में लगे हैं और उसके साथ ये सीरीज में लगा है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम जानते हैं बेटा कि दोनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, और चार्ज का फ्लो अगर यहाँ से सेम हो रहा होगा तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा क्या? नहीं होगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा बेटा, तो वैसे केस में हम इन दोनों को कभी भी पैरेलल में मान ही नहीं सकते हैं।
इसलिए बेटा कभी भी इस तरह की परपेंडिकुलर लाइन जो है दिखने में तो हमें दिखा देगी कि ये पैरेलल है, बट एक्चुअली वो पैरेलल होगी नहीं, जो कि गलती आपसे नीट एग्जाम में भी करा दी गई थी। नहीं समझ आया? मैंने बोला बेटा कि अगर चार्ज फ्लो सेम है और दोनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, एक का C1 है दूसरे का C2 है, तो डेल्टा V का फॉर्मूला क्या होता है? Q डिवाइडेड बाई C। यहाँ पे Q डिवाइडेड बाई C अलग मिलेगा, यहाँ पे Q डिवाइडेड बाई C अलग मिलेगा। दो कैपेसिटर्स पैरेलल में कब होंगे? जब डेल्टा V सेम हो। यहाँ डेल्टा V तो डिफरेंट हो गया, जिसका मतलब है कि हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो गलत है। क्या आप समझ में आया क्या प्रिया? इसलिए बेटा ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल गलत होगा यहाँ पे, इट इज नॉट करेक्ट, है ना, ये रॉन्ग है हमारा। एग्जैक्टली exactly. तो बेटा ये ऐसे बताया मैंने कि ये नीट में पूछ दिया गया था और नीट में गलत कर दिया गया था, तो अब हम कुछ कर नहीं सकते। वहां तो जो चॉइस है बेटा वही आंसर। आपका क्या था क्वेश्चन बेटा? बेटा सॉरी टू से बट मैं मिस कर गया आपका क्वेश्चन, पढ़ नहीं पाया, इसका मतलब प्लीज आप रिपीट कर दो, है ना। लाइन ड्रॉ क्यों करनी है? लाइन ड्रॉ बेटा इसलिए करनी है, अंशिका प्लीज आप अपने क्वेश्चन को रिपीट कर देना। नहीं आएगा बेटा, सेम आंसर नहीं आएगा। दीप्ति आपके क्वेश्चन का आंसर है, और लाइन हमें इसलिए ड्रॉ करनी है बेटा कि अदरवाइज हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हम पता ही नहीं कर पाएंगे, है ना। वो जब तक पता नहीं होगा हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। K1 की वैल्यू 2 है बट आपने 4 क्यों ली है? बेटा जब हम इन दोनों को सॉल्व कर लिए, K1 की वैल्यू 2 है बेटा, हमने 2 कहाँ पे 4 ले लिया है? ये तो बेटा हमने यहाँ K2 की वैल्यू को 4 लिया है बेटा, ये 4 प्लस 8/3 डिवाइडेड बाई 2 है ना। ओके बेटा एक बार आप देख लेना, आप थोड़ा कैलकुलेशन है बेटा, आप देख लेना, मैंने गलत नहीं किया, आप एक बार चेक कर लेना बेटा, ठीक है ना। तो चलो अब इन चीजों पे नहीं उलझते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको बताने जा रहा हूँ अब मैं, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से सुन लेते हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इतना जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो हम लोग बेटा हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, छोटी सी हेडिंग है, डालते हैं, आगे बढ़ते हैं। शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड कॉमन पोटेंशियल। ओके बेटा, तो अब मैं आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ आगे। देखो बेटा अगर आपको कहीं पे भी कोई छोटा सा ऐसा दिक्कत लग रहा है ना कैलकुलेशन में, तो आप ये दिमाग में बिठाओ कि ऊपर वाले दोनों को पहले मैंने अलग सॉल्व कर लिया, फिर ऊपर वाले के साथ नीचे वाले को मैंने अरिथमेटिक मीन निकाल दिया, एंड जिससे हमारा आंसर आ गया है, ठीक है ना। सो प्लीज बेटा आप टेंशन मत लो। और ऐश्वर्या सॉरी बेटा, मैं आपका भी यहाँ पे डाउट नहीं देख पाया, आपको ऑडियो नहीं मिल रहा है, प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लो बेटा, है ना। चलो फिर तो आगे बढ़ता हूँ मैं। नो प्रॉब्लम बेटा, चिल, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बेटा, क्योंकि इससे नीट एग्जाम, जेई एग्जाम, आप इधर देख लो ना, 5 साल के क्वेश्चंस, मिनिमम आपको 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ इस एस्पेक्ट पे मिल जाएंगे। तो इट इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट बेटा, इसको ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। ओके, डाउट टाइम आ गया। थोड़ा पढ़ा लेने दे बेटा, कोई बहुत बड़ा डाउट था क्या प्रिया? अच्छा, तुझे वो कैपेसिटेंस निकालने में दिक्कत हो रही थी, है ना। पढ़ा लेता हूँ बेटा अभी, है ना, थोड़ा पढ़ा लेता हूँ, जरूरी है, थोड़ा लेट हो जाएगा नहीं तो हमें। हमारे पास बेटा दो कैपेसिटर्स हैं। पहला कैपेसिटर है बेटा जिसका पोटेंशियल हमने V1 लिया है, कैपेसिटेंस C1 है। दूसरा एक कैपेसिटर है बेटा जिसका कैपेसिटेंस हमने यहाँ पे V2 लिया है, और इसका कैपेसिटेंस मुझे C2 दे रखा है ना। तो अगर हम लोग बेटा यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे बेटा अगर देखें कि ये दोनों कैपेसिटर्स को, एक को V1 पोटेंशियल के क्रॉस लग के चार्ज किया है,
और दूसरे को मैंने V2 के अक्रॉस रख के चार्ज किया है, और फिर इन दोनों को हम कंबाइन कर दे रहे हैं। कंबाइन करने का मतलब हम इन दोनों को कुछ इस तरह से जोड़ दे रहे हैं। जोड़ने के ऐसे दो तरीके हो सकते हैं, दोनों आज हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे, तो आज मैं आपको पहला तरीका बस डिस्कस कर रहा हूँ कि इसका पॉजिटिव प्लेट बेटा, इसका ये नेगेटिव प्लेट है, इधर ये पॉजिटिव है, इसका ये नेगेटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव को आपने एक साथ जोड़ा है, तो जोड़ने से इसके कॉमन पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ जाएगा, इसके ऊपर जो चार्जेस आए होंगे उन पे क्या फर्क पड़ जाएगा, इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन हम यहाँ कर रहे हैं। और यहाँ पे एनर्जी का क्या लॉस हमें देखने को मिलेगा ये भी हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जितना कर पाते हैं उतना कर लेते हैं आज हम लोग। सबसे पहले बेटा मैं इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है ना, उसकी वैल्यू को V मान लेता हूँ। क्या मानने में कोई दिक्कत है? क्या हम ऐसा मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, ये बताओ मुझे। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने अज्यूम किया है बेटा, ये हमने अज्यूम किया है, बस हमने इसे मान लिया है। अब ध्यान से सोचना, अगर मैं इस कैपेसिटर पे चार्ज जो एक्यूमुलेट हुआ है उसकी बात करूं, उसे मैं C1V1, और यहाँ जो बेटा चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है Q2, इसको मैं आराम से C2V2 अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं क्या? अब अगर बेटा यहाँ मैं देखूं नए चार्ज के बारे में, तो पहले कैपेसिटर पे जो चार्ज है बेटा, इसको मैं C1 × V, और दूसरे के ऊपर जो चार्ज आया है बेटा, इसको मैं Q2 डैश मान लेता हूँ, इसको मैं आराम से C2 × V से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, है ना। ये दो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी थे बेटा, समझने बहुत जरूरी है। और देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर सोर्स नहीं जुड़ा हुआ है तो जो हमारा सिस्टम का चार्ज है वो बिल्कुल चेंज होने वाला नहीं है। सिस्टम पे जितना चार्ज पहले था बेटा, उतना ही चार्ज अब भी रहेगा, है ना। पैरेलल क्यों लिया? कोई क्यों नहीं लिया बेटा, हमने दो कैपेसिटर चार्ज की एक दूसरे से जोड़ दिए हैं। ये कोई पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने माना ही नहीं है। मैंने सिंपल वे में दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स को एक साथ जोड़ दिया है, नेगेटिव को एक साथ जोड़ दिया है। मैंने आपको बताया भी बेटा कि हम लोग अगले दिन जब देखेंगे तो एक के पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव के साथ जोड़ के देख लेंगे। आज पहले पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को देख रहे हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ाता हूं यहां से। अब देखो बेटा, जो मेरे पास पहले चार्ज था वो था हमारे पास Q1 + Q2। नाउ हमारे पास जो चार्ज है ये है बेटा हमारे पास Q1 डैश + Q2 डैश। ये है हमारा C1V1, ये है हमारा C2V2। यहां से आ जाएगा बेटा हमारे पास C1 × V, और ये आ जाएगा बेटा हमारे पास C2 × V। नाउ इस V को यहां से हम निकाल सकते हैं। दिस V इज बेसिकली C1V1 C2V2 डिवाइडेड बाई C1 + C2 हो जाएगा। और इसी V को बेटा हम लोग यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल के नाम से जानेंगे। तो हमसे कोई अगर पूछ दे कि यहाँ कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, तो दिस कॉमन पोटेंशियल इज बेसिकली C1V1 + C2V2 डिवाइडेड बाई C1 + C2। बेटा उससे फायदा होगा क्या? हम सर्किट बना पाएंगे क्या? अगर आप इनको सीरीज में जोड़ देते तो क्या इनसे आपका किसी तरह से कोई सर्किट बन पाता क्या? सर्किट मतलब क्लोज लूप बेटा। फिर हमें एक सोर्स लगाना पड़ जाता। यहाँ तो हम एक्सटर्नल सोर्स की बात कर ही नहीं रहे हैं ना, हम तो बोल रहे हैं दो कैपेसिटर चार्ज कर दिया और एक दूसरे से जोड़ दिया। जोड़ने का यही एक तरीका हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता बेटा। राइट साइड आपने, अच्छा ओके बेटा, समझ गया मैं, ठीक है, ठीक, थैंक यू बेटा, ओके, थैंक यू। तो बच्चों क्या यहाँ तक की बात बिल्कुल आपको अब क्लियर हो गई है? इस पोटेंशियल को क्या आप आराम से कॉमन पोटेंशियल के नाम से जान सकते हो? अब बेटा यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है जो आप निकालोगे। आप यहाँ पे हीट लॉस की वैल्यू निकालोगे। हीट लॉस होता है बेटा हमारे पास यहाँ पे सिंपली यू निकालनी है। आप पूरा कैलकुलेट करके देखना, पहले की एनर्जी हाफ C1V1², दूसरे की हाफ C2V2², माइनस करेंगे बेटा हाफ C1V² माइनस हाफ C2V²। जो आंसर आएगा उसे हम कोट करेंगे। मैं आपको, हाँ बेटा, मैं C1 + C, बेटा आप तो यहाँ पे देख लो ना, ये V को कॉमन निकालोगे तो C1 + C2 ही आएगा ना, कॉमन ले लिया। ओके बेटा, अपने पास थोड़े से सेकंड्स बचे हैं, मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। आप लोग
सिस्टम पे जितना चार्ज पहले था बेटा उतना ही चार्ज अब भी रहेगा, है ना। पैरेलल क्यों लिया, कोई क्यों नहीं लिया बेटा, हमने दो कैपेसिटर चार्ज की एक दूसरे से जोड़ दिए हैं। ये कोई पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने माना ही नहीं है। मैंने सिंपल वे में दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स को एक साथ जोड़ दिया है, नेगेटिव को एक साथ जोड़ दिया है। मैंने आपको बताया भी बेटा कि हम लोग अगले दिन जब देखेंगे तो एक के पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव के साथ जोड़ के देख लेंगे। आज पहले पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को देख रहे हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ाता हूं यहां से। अब देखो बेटा, जो मेरे पास पहले चार्ज था वो था हमारे पास Q1 प्लस Q2। नाउ हमारे पास जो चार्ज है ये है बेटा हमारे पास Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ये है हमारा C1V1, ये है हमारा C2V2। यहां से आ जाएगा बेटा हमारे पास C1 इंटू वी, और ये आ जाएगा बेटा हमारे पास C2 इंटू वी। नाउ इस V को यहां से हम निकाल सकते हैं। दिस V इज बेसिकली C1V1 C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 हो जाएगा। और इसी V को बेटा हम लोग यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल के नाम से जानेंगे। तो हमसे कोई अगर पूछ दे कि यहाँ कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, तो दिस कॉमन पोटेंशियल इज बेसिकली C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। बेटा उससे फायदा होगा क्या, हम सर्किट बना पाएंगे क्या। अगर आप इनको सीरीज में जोड़ देते तो क्या इनसे आपका किसी तरह से कोई सर्किट बन पाता क्या। सर्किट मतलब क्लोज लूप बेटा, फिर हमें एक सोर्स लगाना पड़ जाता। यहाँ तो हम एक्सटर्नल सोर्स की बात कर ही नहीं रहे हैं ना, हम तो बोल रहे हैं दो कैपेसिटर चार्ज कर दिया और एक दूसरे से जोड़ दिया। जोड़ने का यही एक तरीका हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता बेटा। राइट साइड आपने, अच्छा ओके बेटा समझ गया मैं, ठीक है ठीक, थैंक यू बेटा, ओके थैंक यू। तो बच्चों क्या यहाँ तक की बात बिल्कुल आपको अब क्लियर हो गई है। इस पोटेंशियल को क्या आप आराम से कॉमन पोटेंशियल के नाम से जान सकते हो। अब बेटा यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है जो आप निकालोगे। आप यहाँ पे हीट लॉस की वैल्यू निकालोगे। हीट लॉस होता है बेटा हमारे पास यहाँ पे सिंपली U इनिशियल माइनस U फाइनल, है ना। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आप पूरा कैलकुलेट करके देखना, पहले की एनर्जी हाफ C1V1 स्क्वायर, दूसरे की हाफ C2V2 स्क्वायर, माइनस करेंगे बेटा हाफ C1V स्क्वायर माइनस हाफ C2V स्क्वायर। जो आंसर आएगा उसे हम कोट करेंगे। मैं आपको, हाँ बेटा, मैं C1 प्लस C2 कैसे आया बेटा, आप तो यहाँ पे देख लो ना, ये V को कॉमन निकालोगे तो C1 प्लस C2 ही आएगा ना, कॉमन ले लिया तो। अंशिका, ओके बेटा, अपने पास थोड़े से सेकंड्स बचे हैं, मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूं, आप लोग इस आंसर को मैच करा लेना बेटा। मैं अगली क्लास में इसे एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा भी, ये घबराना नहीं बिल्कुल, है ना। मैं ये लिख दे रहा हूं, इसे आप एक बार घर पे मैच करा के देख लेना, ठीक है। ओके बेटा, देन बाय बाय। आज मैंने एक्सटेंड करना मैं भूल गया तो क्लास कट जाएगी आपकी। ओके बेटा, बाय।